हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकेश पाटिल है। मैं क्लास 9th का यूनिट वाइज यह वीडियो प्रश्नावली हल कर रहा हूं। इसमें मैंने स्टार्ट में पीडीएफ आईएमपी क्वेश्चन दिया है, इसको पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने संख्या पद्धति के बेसिक नॉलेज के बारे में सीखे थे। अब हम इसके यूनिट वाइज एक एक प्रश्न हल करके देखेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 9 सत्य असत्य हैं इस प्रश्नावली में, तो पूरे 9 सत्य असत्य को आप एक बार पढ़ लीजिए। जैसे उदाहरण 1 में 3 सत्य असत्य दिए हैं। जैसे प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो ये असत्य होगा। पूर्ण संख्या में 0 आता है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। लेकिन इसका उल्टा होता है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। उसी प्रकार प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये सत्य है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। इसी प्रकार प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक, ये वाला असत्य हो गया और ये वाला सत्य होगा। इसी प्रकार प्रश्नावली 1.1 में भी प्रश्न नंबर 4 में 3 सत्य असत्य दिए हुए हैं, तो ये तीनों सत्य असत्य को भी आपको पढ़ना है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 1.2 में भी 3 सत्य असत्य दिए हुए हैं, तो ये तीनों सत्य असत्य को भी आपको पढ़ना है। ऐसे 9 सत्य असत्य दिए हुए हैं इस प्रश्नावली में, इस यूनिट में, तो ये पूरे 9 सत्य असत्य को आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? ये हमको पूछा है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे दर्शाएंगे? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/5, 0/8, 0/9, इस टाइप से शून्य के बटे में कोई भी नंबर दे सकते हैं हम, तो शून्य एक परिमेय संख्या बन जाएगी। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब हमको ऐसे बहुत से सवाल आएंगे जिनमें हमको 5 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, ऐसी संख्या निकालने के लिए पूछेगा। तो इसको हम 2-3 विधि से कर सकते हैं। मैं आपको 2 विधि से इस सवाल को हल करना बताता हूँ। तो इस सवाल को हम 2 विधि से पढ़ेंगे। तो अभी मैं पहली विधि बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे 3 और 4 के बीच हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है। यहाँ पर देखेंगे कि हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है, इसीलिए पहली जो विधि है उसमें आप 6 + 1 कर देंगे, तो 6 + 1 हो जाएगा 7। तो जो भी संख्या के बीच में निकालना है हमको, जैसे हमको निकालना है 3 और 4 के बीच, तो 3 के बटे में कोई संख्या नहीं है, मतलब हम मान लेंगे 1, और 4 के भी बटे में मान लेंगे 1। तो 3 में भी हमें 7/7 का गुणा करना है, और 4/1 में भी 7/7 का गुणा करना है। तो 3 और 7 का गुणा करेंगे, गुणा में हमेशा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा करते हैं। तो 7×3 = 21/7 = 7, और 7×4 = 28 के बटे 7 = 7। तो यहाँ पर देखेंगे हर समान ही होना चाहिए हर कंडीशन में। यहाँ पे भी 3 और 4 के बीच बटे में, इसके भी बटे में 1 है, इसके बटे में भी 1 है, तो यहाँ पे हर समान होंगे। तो हम देखेंगे 21/7 और 28/7 के बीच में पूरी की पूरी 6 परिमेय संख्या निकलेंगी। तो अब इसको हम आंसर कैसे लिखेंगे? 21/7 के बाद आएगी, यहाँ पर लिख दोगे, अतः 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 21/7 और 28/7 के बीच टोटल 6 परिमेय संख्या हमने निकाल चुके हैं। तो ये हो गई एक विधि। इसी में एक और विधि है, मैं उस विधि को भी बताता हूँ। तो जो दूसरी विधि है उसमें हमको 3 और 4 के बीच, इसमें भी सेम वही 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसमें भी 3 के बटे में 1 मान लेंगे, 4 के बटे में 1 मान लेंगे। इसमें बस हमको कुछ नहीं करना है, 10/10 से गुणा करना है। ऐसी कोई भी संख्या आ जाए उसमें बस 10/10 से गुणा कर दीजिए आप।
तो अब देखेंगे 10 तिया 30 बटे 10 एकम 10 और 10 चौके 40 के बटे 10 एकम 10। अब हमको 30 बटे 10 और 40 बटे 10 के बीच 6 संख्या लेना है। तो 30 बटे 10 और 40 बटे 10 के बीच में यहाँ पे आंसर लिखोगे। अतः 6 परिमेय संख्या बराबर 30 के बाद होगा 31 बटे 10, 32 बटे 10, 33 बटे 10, 34 बटे 10, 35 बटे 10 और 36 बटे 10। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी टोटल 6 संख्या निकल गई। इसके आगे और भी संख्या निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ 6 परिमेय संख्या बोला था इसलिए हम 6 निकालेंगे और वहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसी के जैसा मिलता जुलता सेम सवाल है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। अब मैंने 2 विधि आप लोगों को बताया हूँ, दोनों विधि में से जो विधि आपको सरल लगे उस विधि में से आप ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। और एक एग्जाम्पल में एक सवाल है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में भी 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो ये भी आप लोगों को होमवर्क में है, ये भी आप करके देखेंगे। और अगर आपको ये सवाल नहीं बनता है तो कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा। अब जो अगला प्रश्न है, हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। करनी 2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इसी प्रकार करनी 3 को भी संख्या रेखा में दर्शाने के लिए है और करनी 5 को भी। तो अभी हम उदाहरण 3 देखते हैं करनी 2 को। इसके पहले समझते हैं हम किसी संख्या को संख्या रेखा में कैसे दर्शाते हैं। अगर बोले कि 3 संख्या रेखा में दर्शाइए तो धनात्मक और दर्शाएंगे 0 से धन की ओर, ये हो जाएगा हमारा 3। यदि ऋण 2 को बोले तो इस तरफ में लेफ्ट साइड में हो जाएगा ऋण 2। यदि 5 बोलेंगे तो राइट साइड में 5। ऐसी संख्याओं को हम संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। अब लेकिन जैसे करनी 2, करनी 3, करनी 5, इनको संख्या रेखा में कैसे दर्शाएंगे तो आइए देखते हैं। करनी 2 को संख्या रेखा में दर्शाने के लिए भी 2 विधि है। पहली विधि हम समझते हैं, करनी 2 को सबसे पहले मान लेते हैं कर्ण। करनी 2 जो है उसको हम सबसे पहले मान लेंगे कर्ण। अब हम करनी 2 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जिनका वर्गमूल होता होगा। तो 2 को हम 1 धन 1 लिख सकते हैं, 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2। और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग, वर्ग इधर आके वर्गमूल लगा हुआ है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ जो वर्ग लगा होता है यहाँ पे वर्गमूल लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर जो लंब है उसका मान है यहाँ पर 1, इसको हम सेंटीमीटर मान के चलते हैं। और जो आधार का मान है वह भी यहाँ पर 1 है। तो इससे हम देखेंगे जो लंब है वो 1 सेंटीमीटर लेना है और जो आधार है वह भी 1 सेंटीमीटर लेना है। अब यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं और बीच में कहीं पर एक 0 ले लेते हैं। अब हमको आधार 1 सेंटीमीटर, अब लंब कर्ण आधार कहाँ होता है ये हमको पता होना चाहिए। मान के चलें कि एक समकोण त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अब इस सवाल को करने के लिए हमें प्रकार की ज़रूरत होगी, चांदा की ज़रूरत होगी और स्केल की ज़रूरत होगी। इनसे सवाल करेंगे। अब हम सबसे पहले स्केल से 0 में रखकर 1 सेंटीमीटर, आधार हमको बोला है 1 सेंटीमीटर, इसलिए स्केल रखेंगे 0 में और 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर में निशान लगाया हुआ है। इसके बाद इसी में जहाँ 1 सेंटीमीटर में हमने निशान लगाए हैं उसको हम दे देते हैं 1 नंबर और वहीं पर चांदा रखेंगे और चांदे से यहाँ पर 90 डिग्री का निशान बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का निशान यहाँ बना दिया है और फिर स्केल रख कर इसको सीधा खींच देंगे। चांदे से 90 डिग्री नाप कर यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो यहाँ मैंने सीधी लाइन खींच दिया है। अब हमें जो लंब है वह भी 1 सेंटीमीटर नापना है, इसलिए अब हम बिंदु आधार हमने 1 सेंटीमीटर माप लिए हैं। अब हमको लंब बोल रहा है 1 सेंटीमीटर,
अब प्रकार को आप 1 सेंटीमीटर फैला लें, जितना हमने 1 सेंटीमीटर ये लाइन जो खींचे हैं उतना 1 सेंटीमीटर प्रकार को फैला लें। 1 नंबर पर प्रकार को रख कर यहाँ पे एक चाप काट दें, मतलब ये चाप भी हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो बिंदु मिला है उसको आप 0 से स्केल रख के मिला दीजिए पूरा, तो ये हो गया हमारा कर्ण। कर्ण मिलेगा हमको करनी 2। यहाँ पर देखिए हमने माने थे कर्ण बराबर करनी 2, तो ये जो कर्ण मिला है ये हमें करनी 2 मिला है। अब इसी बिंदु को हमको संख्या रेखा में लाना है। इसी बिंदु को संख्या रेखा में लाने के लिए प्रकार को ये 0 में रख के यहाँ तक फैला लेंगे प्रकार, और फिर एक चाप इस टाइप से काट देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, यही बिंदु हमारा करनी 2 होगा। तो हमने संख्या रेखा में करनी 2 को इस प्रकार से दर्शा दिए। इसी प्रकार करनी 3 को भी संख्या रेखा में दर्शाना है। करनी 3 को संख्या रेखा में दर्शाने के लिए करनी 3 को भी हम कर्ण मान लेते हैं, तो कर्ण बराबर मान लेते हैं करनी 3। अब करनी 3 को हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिनके वर्गमूल होते होंगे, तो करनी 3 को हम 2 भाग में लिखें। करनी 3 को अब यहाँ पे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे जिनके वर्गमूल होते हैं, तो करनी 3 को हम लिख सकते हैं 2 धन 1, 2 और 1 मिलके हो जाएगा यहाँ पर 3। अब इसके हम वर्गमूल देखेंगे, तो 2 किसका वर्ग होता है, तो हम यहाँ पे करनी 2 का वर्ग करेंगे तो 2 से करनी कट जाएगी तो 2 बचेगा, और 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो अभी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कर्ण का वर्ग कर्ण बराबर यहाँ वर्गमूल है, यहाँ होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर जो लंब हो जाएगा हमारा करनी 2 और आधार हो जाएगा हमारा 1, आधार हो जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा लेना है, वहाँ पर एक बिंदु 0 लेना है, आधार हमको लेना है 1 सेंटीमीटर और लंब बनाना है करनी 2 का। तो करनी 2 का अभी हमने एक सवाल हल करके देखे हैं, उसी टाइप से हल करेंगे। तो सबसे पहले 0 में स्केल रखते हैं और 1 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो यहाँ 0 में रखकर 1 सेंटीमीटर पे मैंने निशान लगाया हुआ है। अब यहाँ पे हम दे देते हैं इसको 1। अब यहाँ पर रखोगे आप चांदा 1 में, और चांदा रख के 90 डिग्री का निशान लगाएंगे। तो ये यहाँ पर ये 90 डिग्री का निशान लगा दिया हमने। अब चांदा या स्केल की सहायता से यहाँ पे अब 90 डिग्री का निशान लगाकर अब हमने चांदी की सहायता से एक लाइन खींच दिए। अब प्रकार यहाँ पर प्रकार रखकर 1 सेंटीमीटर फैलाकर यहाँ पर हमें एक चाप काटना है। जैसा हमने करनी 2 बनाए उसी प्रकार से बनाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ प्रकार को फैलाकर 1 नंबर पे प्रकार रखेंगे और यहाँ पर एक चाप काट देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बिंदु मिलेगा, स्केल रख के आपको सीधा वहाँ से मिला देना है। अब जो लाइन खींचा हमने वहीं पर फिर से 1 सेंटीमीटर, हर बार आपको 1 सेंटीमीटर ही नापना है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर नापकर यहाँ पर एक चाप काट दोगे। देखोगे यहाँ पर आपको फिर से एक बिंदु मिला है, यहाँ से स्केल रखकर यहाँ पर आप बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे। सीधी लाइन आप यहाँ पर खींच देंगे तो देखोगे आपको ये करनी 3 यहाँ पर प्राप्त हो गया। ये वाला आपको 1 सेंटीमीटर मिला है। ये जो बिंदु मिला है ये आपका करनी 3 है, इसी को आपको यहाँ संख्या रेखा पर लाना है। तो अब आपको इतना ही प्रकार फैलाना है। इस बिंदु पे रखकर, इस बिंदु में रखकर आपको यहाँ तक प्रकार फैलाना है और यहाँ से एक चाप काट देना है। देखोगे ये जो चाप कटा है यही जो बिंदु होगा हमारा करनी 3 होगा। अब हम 1.2 में पहुंच गए हैं। यहाँ पे जो सत्यासत्य हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, सत्यासत्य आप लोग खुद पढ़ेंगे। अब जो प्रश्न नंबर 2 है ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? हमने वर्गमूल वाले जितने भी नंबर होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, ये पढ़े हैं हमने। तो यहाँ पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आइए इसे समझते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 2 है उसका सीधा सा आंसर है नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, सभी नहीं होते हैं। अब कैसे नहीं होते हैं, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं।
जैसे हमने पढ़े हैं करनी 2, करनी 3, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन करनी 4 अपरिमेय नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल है 2। करनी 5 अपरिमेय है, करनी 6, 7, करनी 8 ये सब अपरिमेय है, परंतु करनी 9 अपरिमेय नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल होता है 3। करनी 16 अपरिमेय नहीं है, करनी 25 अपरिमेय नहीं है, करनी 225 अपरिमेय नहीं है, करनी 36 अपरिमेय नहीं है क्योंकि 6 का वर्गमूल होता है, ये 15 का वर्गमूल होता है। ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्या नहीं होती, तो इसका आंसर नहीं आएगा। अगला जो प्रश्न है, संख्या रेखा पर करनी 5 को दर्शाना है। तो अभी हमने करनी 2 और करनी 3 को संख्या रेखा में दर्शाना सीखे हैं, अब करनी 5 को संख्या रेखा में दर्शाना है। आप उसको इस विधि से भी कर सकते हैं। पहले आप 1-1 सेंटीमीटर का खींच के करनी 2 बनाएंगे, फिर उसी के ऊपर 1 सेंटीमीटर खींच के करनी 3, फिर करनी 4, फिर करनी 5। इसी टाइप से आपको जैसे और भी करनी 6, करनी 7 को भी दर्शाना हो तो इसी टाइप से आप बढ़ा बढ़ा के उनको दर्शा सकते हैं। यह एक शॉर्ट विधि भी है जो अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से करके देखे हैं, उस विधि से भी करके देखते हैं। करनी 5 को संख्या रेखा में दर्शाना है तो करनी 5 को ही आप मान लें कर्ण। अब करनी 5 जो है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करें जिनके वर्गमूल होते हैं। तो करनी 5 को 2 पार्ट में कैसे तोड़ेंगे? 4 धन 1। 4 किसका वर्गमूल होता है? 4 होता है, 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 1 का वर्ग होता है 1। तो 4 का वर्गमूल है 2 और 1 का वर्गमूल तो 1 ही है। तो अब यहाँ पर देखोगे ये एक पाइथागोरस प्रमेय बन गया है जिसमें होता है कर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर देखेंगे जो लंब है उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और आधार की जो वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर। इसको आप इसको भी लंब को भी 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, आधार को भी 2 सेंटीमीटर मान सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इनकी वैल्यू आप इधर उधर भी चेंज करके रख सकते हैं, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे आधार को हमको 1 सेंटीमीटर और लंब को 2 सेंटीमीटर लेना है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज इस टाइप से होगा, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा खींच ली है, कहीं पर भी आप 0 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, हम आधार में 1 सेंटीमीटर लेना है, आधार में 1 सेंटीमीटर खींचना है। तो सबसे पहले आप स्केल रखें और आधार में 1 सेंटीमीटर पे आप निशान बनाएं। तो हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में निशान बना लिए हैं, इसको नंबर दे देते हैं 1। अब 1 नंबर जहाँ बिंदु बनाए हैं उसमें आप चांदा रखेंगे, इस बिंदु में आप चांदा रखेंगे और 90 डिग्री में निशान लगाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने 90 डिग्री में निशान लगाया हुआ है। 90 डिग्री में निशान लगाने के बाद ऐसा स्केल रख के आप जहाँ तक लाइन खींचना चाहें ऐसी एक लाइन खींच लें। अब हमको लंब बोला है 2 सेंटीमीटर, तो अब स्केल में आप प्रकार को 2 सेंटीमीटर फैला लें। तो मैंने 2 सेंटीमीटर फैला लिया है और एक जो बिंदु है 1 नंबर पे वहाँ पर रखकर आप एक चाप काट लें। देखेंगे आपको यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा, इस बिंदु से आपको 0 से मिलाना है, इस बिंदु से आपको 0 से मिलाना है। तो मैंने स्केल रख के इसको ऐसा सी लाइन मिला दिया है। तो ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर का और ये हो गया 1 सेंटीमीटर का। अब आपको यहीं पर प्रकार को फैलाना है। लंब हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, आधार हो गया 1। तो यहाँ पर जो कर्ण मिल गया ये मिल गया हमको करनी 5, कर्ण मिल गया हमें करनी 5। तो ये जो बिंदु है इसी को हमको संख्या रेखा में लाना है, तो यही संख्या रेखा में करनी 5 हो जाएगा। तो आपको 0 में रखना है प्रकार और यहाँ तक प्रकार फैलाना है और एक चाप इस प्रकार से काटना है। तो ये जो बिंदु आया है यही हमारा करनी 5 होगा। तो ये संख्या रेखा में ये भी आ गया। दोस्तों 1.1 और 1.2 इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अब 1.3 और 1.4 मैं इस वीडियो के अगले भाग में बनाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।